हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स क्लासेस पर। और मैं आशा करता हूं आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई दिल लगाकर कर रहे होंगे। तो गाइस, हमारी प्लांट फिजियोलॉजी की क्लास नंबर 2 जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि सक्रिय परिवहन और पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि निष्क्रिय परिवहन। तो डियर गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जैसे कि परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली की पारगम्यता, इसके कुछ प्रकार हैं जो आपको वहां देखने में मिलेंगे। और पिछली क्लास का जिसमें हमने परमिएबिलिटी और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाया है उसका लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, तो आप जाएं और पढ़ें। और हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस वो भी वहां पढ़ाए हैं, जिसमें कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब अति पराश्रयी विलयन, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब अल्प पराश्रयी, और आइसोटोनिक मतलब सम पराश्रयी विलयन। तो आप इनको पिछली क्लास में जाकर पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ हमने पढ़ा था। और शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, शॉर्ट और लॉन्ग। और शॉर्ट और लॉन्ग में भी हमने एक्टिव और पैसिव वहां पर बताया था, जिनको हम इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है वह बहुत कम दूरी के लिए काम में ले जाता है पादपों द्वारा, जैसे कि 2 या 3 कोशिकाओं के मतलब 2 या 3 कोशिकाओं में चला जाए पानी या जो भी सब्सटेंस है, इतना ही काम में आ पाएगा, ठीक है ना। वो क्यों इतना ही कर पाता है या ज्यादा क्यों नहीं कर पाते, वो हम आगे और पढ़ने वाले हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये आपका घर है, ये आपके फ्रेंड का घर है। छत पर आप दोनों खेलते हैं, कूदते हैं, जो भी चीजों का आदान प्रदान करते हैं। फिर आपका एक दोस्त यहाँ पर भी रहता है और यहाँ पर भी रहता है, तो आप सब क्या करते हैं, ठीक है ना, कभी सारे यहीं आ जाते हैं, है ना, या फिर एक दूसरे के घर पे जाके खेल लेते हैं ऐसे। वैसे ही क्या होता है, आप यहाँ पर कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट करते होंगे, आपस में लेन देन भी करते होंगे, बुक्स का, नोट्स बुक्स का, कुछ खाने की चीजों का, खिलौनों का, है ना। अब कोई एक दोस्त है जो कि बहुत दूर रहता है, यहाँ पर रहता है बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर रहता है। तो क्या उसके लिए ये सेल टू सेल वाला कंसेप्ट या शॉर्ट डिस्टेंस वाला कंसेप्ट काम में आएगा? नहीं आएगा। उसके लिए आपको अपने घर से निकलना होगा, कुछ व्हीकल करना होगा, कुछ साधन या कुछ युक्ति से यहाँ पर आप पहुंचेंगे यहाँ तक उसके घर। तो ये तो हो गया लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग हो गया। और ये जो हो गया ये शॉर्ट हो गया। वैसे ही कोशिकाओं में होता है कि कोशिकाएं आसपास में संलग्न है, ठीक है। यहाँ से कोई जल का अणु है, ये गुजरा, फिर वो यहाँ आया, फिर यहाँ आया और अंत में यहाँ पर पहुंच गया। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ तक पहुंचने में उसको किन किन चीजों का सामना करना पड़ा या किन किन चीजों ने उसका साथ दिया, वह हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट यानी कि कम दूरी का परिवहन ऊर्जा के उपयोग के आधार पर 2 तरह का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव से लग रहा है, आप मतलब से पता लगा सकते हैं कि सक्रिय, और एक होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय अपन कहते हैं ना, ये बंदा तो निष्क्रिय है, मतलब ये एनर्जेटिक नहीं है, लेकिन अपन दूसरे के लिए बोलते हैं यार ये तो एक्टिव पर्सन है, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है, मतलब वह अपनी एनर्जी खर्च करता है किसी भी कार्य को करने के लिए। और दूसरा जो बंदा है वह निष्क्रिय है, वह पैसिव है, वो पैसिवली अपना काम करता है। तो 2 तरह का होता है ये, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। आइए हम आगे पढ़ते हैं इनको डिटेल में। बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका मतलब हो गया सक्रिय परिवहन। अब कोई भी चीज में या कोई भी व्यक्ति अपन कहते हैं कि भाई ये बहुत एक्टिव है या बहुत सक्रिय है, तो वो
एक्टिव इसलिए है क्योंकि वो अपनी एनर्जी खर्च करता है कोई भी काम करने के लिए प्रॉपर तरीके से। अपन कहते हैं यार ये बिल्कुल निष्क्रिय प्राणी है यार, मतलब ये हर काम बहुत धीरे धीरे कम एनर्जी लगाता है, कम एनर्जी के साथ करता है या नहीं लगाता है। तो वैसे ही यहाँ पर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्लांट्स में, अगर कोई भी जल हो या कोई भी और सब्सटेंस हो या ग्लूकोज हुआ, कोई हार्मोन हुआ, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? एनर्जी के द्वारा हो रहा है या बिना एनर्जी के द्वारा हो रहा है, मतलब एक्टिवली हो रहा है या पैसिवली हो रहा है। ठीक है, अब अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना होगा तो एनर्जी की आवश्यकता कब पड़ती है स्टूडेंट्स? कब पड़ेगी? जब हम किसी भी वर्क को उसके फ्लो के अगेंस्ट जाएंगे। क्या किसी भी वर्क को उसके फ्लो के अगेंस्ट करेंगे? या जैसे आप मान लें कि अपन कहते हैं कि धाराओं के साथ तो कोई भी बह लेता है नदी की, लेकिन धाराओं के विपरीत जो बहना है या तैरना है उसमें बहुत मुश्किल आती है। क्यों आती है? क्योंकि एनर्जी लगती है। तो अपन धारा अपनी तरफ आ रही होती है, अपन उसकी तरफ जा रहे होते हैं। वैसे ही यहीं पर आप यहां समझे हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब सांद्रता प्रवणता, सांद्रता प्रवणता के विपरीत। जैसे कि ये एक सांद्रता प्रवणता का हमने चिन्ह बनाया, मतलब सांद्रता इसके टॉप पर अधिक है और यहाँ पर कम है। वैसे इस डायग्राम में एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, एरिया ऑफ लोअर, मतलब कम सांद्रता वाला क्षेत्र और अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र। और यहाँ पर गमन किस दर हो रहा है अणुओं का? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। इसलिए तो यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऐसा ही क्या होता है मिट्टी में, जब जड़ें खनिज पदार्थों का या जल का अवशोषण कर रही होती है या खनिज पदार्थों का विलय का या सॉल्यूट के पार्टिकल को अंदर ले रही होती है, तो जड़ में तो या रूट में तो पहले से उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वह बाहर से क्यों लोगी या वह अंदर क्यों आएगा? तो इसके लिए उसको जबरदस्ती अंदर लाना होता है, तो एनर्जी खर्च होती है। एट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के खर्च पर वह चीज अंदर आएगी, एटीपी खर्च होगा और वह उसको अवशोषित करेगी। तो ये क्या कहलाएगा? एक सक्रिय परिवहन कहलाएगा। अब सक्रिय परिवहन के कुछ गुण हैं जिनको मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जैसे कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होगा और एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये जीवित या अपने लिविंग सिस्टम का सहारा लेते हैं। कैसे लेते हैं लिविंग सिस्टम का सहारा? अरे भाई एनर्जी यूज हो रही है, आपने क्या बोला कि एट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा की खपत पर। ऊर्जा किस रूप में ली जाएगी? एटीपी के रूप में ली जाएगी ना। तो एटीपी का वो यूज करेगा और एटीपी आएगा कहां से? कि सर लिविंग सिस्टम से ही तो आएगा। जो भी कोशिका होगी वो उपापचय क्रिया या मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो भी एनर्जी बनेगी वो यहाँ पर यूज आ जाएगी, है ना। अब ये एनर्जी यूज आएगी, अब लिविंग सिस्टम पे डिपेंड है। तो अगर आपने लिविंग सिस्टम में कोई अवरोधक या इनहिबिटर डाल दिया तो वो लिविंग सिस्टम क्या होगा? काम करना बंद कर देगा। वह काम करना अगर बंद कर देगा तो एटीपी का प्रोडक्शन रुक जाएगा, और एटीपी का प्रोडक्शन रुक गया तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट रुक गया तो पादप है उसकी जो क्रियाविधि है या उसकी जो मैकेनिज्म है अलग अलग क्रियाओं को करने की, या उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है ना। तो इनहिबिटर क्या काम करते हैं? अवरोधक किसी भी कार्य को रोकने का काम करते हैं। अब आपने एक्टिव समझा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझा। अब आप निष्क्रिय परिवहन को समझे। निष्क्रिय परिवहन कुछ नहीं है, आपको मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिखाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई थी ना कि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, मतलब फास्फोलिपिड की बनी होती है। फास्फोलिपिड में हेड और टेल होता है। तो आप यहाँ पर हेड और टेल यहाँ पर पूरा विराजमान है, आप यहाँ पर इसको आसानी से समझ पा रहे होंगे, है ना। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में कुछ नहीं होता है, सिर्फ सांद्रता प्रवणता के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई से लो कोई भी पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेगा। ठीक है ना। और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मतलब कि ये प्लाज्मा झिल्ली से होते हुए, भाई कोशिका के संदर्भ में हम यही तो बात करेंगे कि कोई भी पदार्थ है, जैसे कि इस यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, आउटसाइड सेल मतलब कोशिका के बाहर, और ये अंदर की बात हो रही है इनसाइड।
अब कोई भी वस्तु कोशिका के बाहर अगर ज्यादा है तो उसकी सांद्रता वहां पर क्या हुई, अधिक हुई, ठीक है ना। सांद्रता अधिक होगी तो वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आएगा। और बहाव में अगर बहेंगे, नदी के अगर बहाव में बहेंगे तो ऊर्जा कम खर्च होगी। वो कहते हैं ना कि लहरों के साथ तो कोई भी तैर सकता है, ठीक है ना, असली मजा तो लहरों के अगेंस्ट या विपरीत जाने में है। तो वहीं यहाँ पर वही हो रहा है कि लहरें या एनर्जी का फ्लो या किसी पदार्थ का फ्लो बाहर से अंदर की ओर हो रहा है, क्योंकि वह बाहर ज्यादा है तो कोई एनर्जी नहीं लगेगी। और अगर झिल्ली इसके लिए परमेबल होगी तो वैसे आसानी से अंदर आने देगी, ठीक है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग तरह का होता है। किस तरह का होता है वो हम देखते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो युक्तियां हैं वह है डिफ्यूजन, इम्बाइबिशन, ऑस्मोसिस। मतलब कि पैसिव ट्रांसपोर्ट या निष्क्रिय परिवहन 3 तरीके से हो सकता है, विसरण से, अंतःशोषण से और परासरण से। इनको हम ढंग से पढ़ते हैं आगे। तो विसरण क्या है, विसरण या डिफ्यूजन क्या है। अपन करते हैं अपन बोलते हैं सर ये चीज यहाँ पर डिफ्यूज हो रही है, ये डिफ्यूज हो गया, या किसी भी वस्तु विसरित हो रही है। अगर आपको विसरित या विसरण का मतलब नहीं समझ में आता है तो आप सिंपल ऐसे याद रख सकते हैं, किसी भी चीज का क्या प्रसार। अब प्रसार का मतलब तो आप समझते हैं ना, सब प्रसार का मतलब क्या होता होगा कि कोई भी चीज या कोई भी मॉलिक्यूल हुआ, सॉल्वेंट हुआ, सॉल्यूट हुआ या सॉल्यूशन हुआ, उसका फैलना। सपोज कीजिए ये कमरा है, ये कोना है, यहां पर मैंने कुछ अगरबत्तियां लगाई। अब अगरबत्तियां लगाई तो इसका धुआं उठेगा, इसका ये धुआं उठा और वह धीरे धीरे फैल रहा है, ठीक है ना। अब इस कमरे में वह सब तरफ जाएगा। अब सब तरफ क्यों जाएगा, वही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस चिन्ह को आप याद रखें। सांद्रता प्रवणता के अनुसार अपनी उच्च सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर। अब उच्च सांद्रता कहाँ है, अगरबत्ती के धुएं की या अगरबत्ती की जो खुशबू है उसकी उच्च सांद्रता अगरबत्ती के आसपास है। भाई उसकी अधिक सांद्रता कहाँ होगी, ये अगरबत्ती के आसपास ही तो होगी, यहीं से तो वो फैल रहा है। और ये अलग अलग कमरे के सारे कोने, जो भी अलग अलग कोने वहां पर फैल जाएगा। और कब तक फैलेगा, जब तक कि ये समान रूप से हर कोने में इसकी सांद्रता बराबर ना हो जाए, तब तक क्या विसरण होता रहेगा। इसकी खुशबू का क्या होगा, विसरण होता रहेगा, या धुएं का विसरण होता रहेगा। और अगर अगरबत्ती जली हुई नहीं होती तो क्या उसकी खुशबू इतनी फैल पाती, नहीं फैल पाती, ठीक है ना। कैसे फैलती, भाई पड़ी हुई अगरबत्ती की थोड़ी ना खुशबू आती, लेकिन जैसे ही आपने उसको जलाया, उसके अणुओं को ऊर्जा दी और उसके अणु क्या हो गए, फैलने लग गए। धुएं के जो अणु हैं वो अलग अलग कोने में फैलने लग गए, ठीक है। और एक चीज हो, अगर यहाँ पर कोई सिगड़ी जल रही होती इस कोने में, ठीक है, कोई भी सिगड़ी, या हाँ सिगड़ी लेंगे अपन, सिगड़ी जल रही होती, उसका अगर धुआं यहाँ पर होता, पहले से ही ऑलरेडी सिगड़ी का भी धुआं यहाँ होता, तो क्या इस अगरबत्ती का धुआं, जो ये अगरबत्ती यहाँ लगी है, क्या इस अगरबत्ती का धुआं आसानी से फैल पाता, नहीं फैल पाता, क्योंकि माध्यम में पहले से ही दूसरा धुआं बहुत ज्यादा हावी हो चुका है। तो इसमें विसरण में माध्यम का जो घनत्व होता है ना, इस अगर मीडियम में कोई और धुआं नहीं होगा तो बहुत जल्दी फैल जाएगा, लेकिन इस माध्यम में पहले ही कोई दूसरा धुआं आ चुका है या दूसरी वस्तु है, तो इस वाले धुएं को अगरबत्ती के फैलने में बड़ी मुश्किल होगी, बहुत धीरे धीरे फैलेगा। इसको आगे हम डिटेल में देखते हैं। यह है डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन की डेफिनेशन है कि डिफ्यूजन होता कैसे है कि रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अपनी उच्च सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। प्लाज्मा झिल्ली या किसी विलयन में कोई भी जो भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है उसके उपयोग के बिना, मतलब कि अगर प्लाज्मा झिल्ली से आ रहा है पार होके, तो उसे किसी भी माध्यम की या प्रोटीन की जो भी कैरियर प्रोटीन होंगे या चैनल प्रोटीन होंगे उनको उपयोग में लेने का उसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और
टिल इक्विलिब्रियम, मतलब कि साम्य अवस्था पहुंचने तक। मैंने क्या बताया पिछली स्लाइड में कि विसरण तब तक होगा जब तक कि वह सारे पूरे कमरे में ना फैल जाए, वह समान रूप से वितरित ना हो जाए, तब तक किसी पदार्थ का विसरण होता रहेगा। वैसे ही आप यहां पर एक डायग्राम और मैंने लिया है कि आप आसानी से समझ सकें कि अपनी लो कंसंट्रेशन, मतलब इस पार्ट को आप देखें तो पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, तो पार्टिकल अंदर आना शुरू हो गए, और कब तक आते रहे, जब तक कि कंसंट्रेशन सेम या समान नहीं होगी या साम्य अवस्था तक नहीं चली गई। तो ये था बच्चों सिंपल डिफ्यूजन। अब आगे और बढ़ते हैं हम। ये सिंपल डिफ्यूजन के कुछ कैरेक्टर्स हैं या कुछ फीचर्स आप कह लें कि एक तो ये विदाउट एनर्जी होता है, कोई एनर्जी का उपयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता ये मैं आपको बता चुका हूं पिछली स्लाइड में। और अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। आपको ये वाला डब्बा याद रखना है ना, हर जगह पर, ठीक है। और ये बहुत धीमा प्रोसेस होता है क्योंकि कोई एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। अब सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है तो धीरे धीरे फैलती है कोई भी चीज, और ये नॉन सेलेक्टिव होता है। या फिर मेम्ब्रेन जो होती है जिसके द्वारा ये पार जा रहा है एक कोशिका के बाहर से कोशिका के अंदर, तो इसमें मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। गैर चयनात्मक होती है, कोई सिलेक्शन नहीं होता, भाई सब जा सकते हैं सांद्रता प्रवणता के अनुसार। वैसे ही ये इनहिबिटर से इनहिबिट नहीं होता है क्योंकि ये लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं होता है, एनर्जी नहीं आ रही होती है, ठीक है। तो इनहिबिटर डालने का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब विसरण को प्रभावित करने वाले जो साधारण विसरण है उसको सांद्रता प्रवणता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मैंने बोला था आपको डब्बा याद रखना है, ठीक है। फिर जितनी ज्यादा अगर झिल्ली पारगम्य होगी उतना ही ज्यादा वह अणुओं को अपने में से गुजरने देगी, ठीक है। और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, अब किसी भी चीज का साइज बढ़ता है, बड़ी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना क्या होता है, मुश्किल होता है, और छोटी जो चीजों का ट्रांसपोर्ट या परिवहन कितना आसानी से हो जाता है। एक विलायक का जो घनत्व है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको इस चीज से देखें, अगर सड़क खाली है, ठीक है, तो आप बहुत जल्दी से वहां से निकल जाएंगे, जैसा कि अभी लॉकडाउन में हो रहा है, ठीक है। वहीं आप अगर ट्रैफिक होगा, पब्लिक का घनत्व या पब्लिक ज्यादा होगी, रोड पर गाड़ियां मोटर ज्यादा होगी, उनका घनत्व या उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो आपको निकलने में बहुत मुश्किल होगी, है ना। वैसे ही यहाँ पर है, अगर माध्यम है, अगर किसी जल में पहले से अगर खूब सारी चाशनी घुल शक्कर घुल के चाशनी बनी हुई है, तो उसमें शक्कर घोलना थोड़ा मुश्किल होगा वनस्पत के। हम पानी में अगर शक्कर को घोलें तो जल्दी घुल जाएगी। आप इसको इस तरह से समझे। और तापमान बढ़ता है तो किसी भी अणु की क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उसके विसरण की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे डिफ्यूजन का दूसरा प्रकार कि फैसिलेटेड डिफ्यूजन। फैसिलेटेड यानी सुगम या सुविधा विसरण, मतलब आपको इसका मीनिंग से पता पड़ना चाहिए बच्चों। मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि बायोलॉजी में कोई भी टर्म को उसके जो भी मीनिंग है आप उससे समझें। फैसिलेटेड मतलब कि अभी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अभी एक अमेजन करके कोई ब्रांड चलता है, अमेजॉन, ये एक साइट है ऑनलाइन स्टोर की। तो ये क्या करती है, आप मोबाइल पर इसका ऐप से कोई भी सामान खरीदते हैं, ठीक है ना। कोई भी आपने परचेस की, तो इसने क्या करा, इसने बोला कि सर आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं आपके घर पर ही इसको भिजवा दूंगा। अब यहां पर आपका घर है, ठीक है ना। अब यहां तो अपने आप तो आ नहीं जाएगी मोबाइल में से, तो ये क्या करेंगे, एक कैरियर बना देंगे। क्या कह देंगे, ये कि एक कैरियर बना दिया इन्होंने, ठीक है ना, या वाहक बना दिए, जैसे हिंदी में बोला आपने, एक वाहक बना दिए। तो सर हम आपके लिए एक वाहक बना देंगे, वो वाहक आपका सामान आपके घर पहुंचा देगा। तो ये सामान इस वाहक ने लिया और आपके घर तक ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो आपको क्या हुआ, आपको ना तो मार्केट जाना पड़ा, ना गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ी, है ना, और मार्केट ना घूमना पड़ा, ना दर दर आपको घूमना पड़ा, ठीक है ना। मतलब आपको दर दर घूमना नहीं पड़ा। तो अमेजन ने क्या करा, आपको फैसिलिटी प्रदान कर दी या सुविधा प्रदान कर दी कि आपका सामान आपके घर तक ट्रांसपोर्ट हम करवा देंगे, आप घर पर ही रहें। तो यहां से यहां तक किसी भी वाहक का या किसी भी माध्यम का यूज करके, ठीक है ना,
किसी भी वस्तु को पहुंचाना, एक फैसिलिटी प्रदान करना हुआ। वैसे ही कोशिका के संदर्भ में प्लाज्मा झिल्ली को पार करने के लिए उसके जो भी कैरियर प्रोटीन या वाहक प्रोटीन होंगे, चैनल प्रोटीन होंगे, वह उस अणु को अंदर लाने में उस अणु की मदद करेंगे, मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेंगे। और यहीं पर आप पास में अंतर समझ सकते हैं कि अगर कोई भी प्रोटीन यूज में नहीं आ रही है या डायरेक्ट चैनल से आ रहा है, चैनल क्या होते हैं, एक वाटर फिल्ड कैविटीज होती है, मतलब जल से भरी हुई कोई कैविटी होती है ना, तो वो सिंपल डिफ्यूजन कहला रहा था। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं पास में कि ये जो प्रोटीन है, ये जो आपको प्रोटीन नजर आ रही है, वह इस अणु की मदद कर रही है अंदर इसको लाने में, जैसा कि हमने नीचे समझा था। लेकिन अगर अंदर इस अणु की कंसंट्रेशन कम है और बाहर अगर ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत अगर भेजना है तो अपन को एनर्जी या ऊर्जा की उपयोग करनी पड़ेगी। तो वह क्या कहलाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये डायग्राम यहाँ पर आपको समझाने के लिए ही दिया गया है। तो आपने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स है जिन पर हम बात करेंगे। वैसे ये फैक्ट्स अपन काफी सारा डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इसमें अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब सांद्रता प्रवणता के अनुसार होगा, और ये प्रोसेस सेलेक्टिव है। वहां हमने बोला था पीछे सिंपल डिफ्यूजन में के नॉन सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ जो मेम्ब्रेन है वो झिल्ली है, उसका प्रयोग हुआ है, मतलब उसके द्वारा उसमें से पार होकर के कोई भी मॉलिक्यूल जाएगा तो उसमें जो प्रोटीन पाया जाएगा वह उसकी वहां पर हेल्प करेगा या उसको सुविधा प्रदान करेगा, फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। और अगर लिविंग सिस्टम है तो अगर उसमें अवरोधक डालेंगे, इनहिबिटर्स को डालेंगे, तो वह प्रोटीन को इनहिबिट कर देगी, प्रोटीन से जाकर के वहां पर बाइंड हो जाएगी और अणुओं को वहां पर बाइंड नहीं होने देगी। आप इस चीज का ध्यान रखें। तो गाइस, हमने जो अब तक पढ़ा इस क्लास में, उसको हम कुछ क्वेश्चन करके थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, या दोनों या ऊपर में से लिखित कोई भी नहीं। तो इसमें जीवित प्रणाली पर कौन डिपेंडेंट नहीं है, तो मैंने पीछे बताया था कि सिंपल डिफ्यूजन होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है क्योंकि वहां पर झिल्ली का काम नहीं होता है, मतलब वह गैर चयनात्मक होती है, वह अणुओं को चयन नहीं करती है, वह अपने में से गुजरने देती है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा डिफ्यूजन, मतलब कि विसरण। फैसिलिटेटेड में तो जो चयनात्मक झिल्ली है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो काम में ली जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस सच एज गैसेस, लिक्विड्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आपको यहां पर ध्यान देना है कि सांद्रता प्रवणता के अनुसार इस चीज को आप रखना है। सांद्रता प्रवणता के अनुसार कैसा होता था डब्बा, ऐसा होता था, मतलब अपनी उच्च सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर गमन होगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन लो कंसंट्रेशन टू हाई, हाई टू लो और एटीपी का यूज करके। अब सिंपल पूछ रहा है सांद्रता प्रवणता, तो यहाँ पर ऊर्जा की तो बात अपन करेंगे ही नहीं। फिर बात आती है अनुसार होगा, सांद्रता प्रवणता के अनुसार होगा तो उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेगा। तो बच्चों आपका आंसर होगा उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, मतलब कि बी आपका आंसर होगा। बच्चों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो आप इसको प्लीज लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज सबसे पहले आप जाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो बच्चों थैंक यू।